एवरीवन, माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में पढ़ चुका था, जिसमें आपके इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में था, पार्सल वॉल्यूम था, बी नोच था, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में, यानी कि आपकी सिंचाई की जो विधियाँ हैं उसके बारे में शुरू करेंगे। ठीक है। और जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिया है आपका कृषि विज्ञान में जल प्रबंध, सिंचाई एवं जल निकास। तो आज हम सिंचाई की बात करेंगे। कल की वीडियो में आपको जो है जल निकास के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो दिया है आपका पहला दिया है आपका सरफेस इरिगेशन, यानी कि सतही सिंचाई विधि। सतही सिंचाई विधि यानी कि जो सतह पे दिया जाता है डायरेक्ट, है ना। और उसमें दिया है आपका पहला दिया आपका फ्लोडिंग या बाढ़ सिंचाई या प्रप्लावन बाढ़ सिंचाई। ठीक है। फ्लडिंग यह क्रिया किसमें की जाती है कि लो लैंड राइस, यानी कि जहाँ पर निचली भूमि पर धान लगाया जाता है वहाँ पर सिंचाई के लिए मुख्य रूप से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्लडिंग क्वेश्चन पूछता है। फ्लडिंग सिंचाई किस में की जाती है, किस क्रॉप में की जाती है? तो धान में की जाती है। ठीक है, लो लैंड राइस में। और कह रहा है कि हालांकि यह अन्य फसलों में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन क्या होता है इसमें श्रम कम लगता है और श्रम सघनता न्यूनतम होती है। फ्लडिंग जो है आप जो है डायरेक्ट भर दे रहे हैं तो इसमें जो है समस्या नहीं होगी, ना ही आपको श्रम भी कम लगेगा। ठीक है। तो फ्लडिंग मतलब होता है डायरेक्ट छोड़ देना खेत में पानी, वही फ्लडिंग कहलाता है। ठीक है। तो श्रम सघनता भी क्या होगी? कम होगी, न्यूनतम होगी। ठीक भैया। आगे दिया आपका चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड यानी कि क्यारी विधि। क्यारी विधि क्या कह रहा है कि यह सिंचाई की सर्वाधिक प्रचलित विधि है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि इस विधि से द्वारा भारत में ही सिंचाई की जाती है, चेक बेसिन मेथड के द्वारा। कह रहा है कि चूंकि क्यारी में जल फैलने में कम समय लगता है, जल जो फैलता है उसमें कम समय लगता है, इसलिए पर्कोलेशन लॉस भी कम होता है। यानी कि जो जल का पर्कोलेशन यानी कि जल जो है ज़्यादा जो है जल का नीचे नहीं जाता है, इसलिए क्या होता है पर्कुलेशन लॉस भी कम होता है। ये सर्वाधिक प्रचलित है भारत में। ठीक है, चेक बेसिन मेथड। और कह रहा है उपयुक्त फसलें, कह रहा है कि यह विधि नज़दीक उगने वाली फसलों यानी कि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए उपयुक्त होती है। और आकार कह रहा है कि आकार के बारे में सॉइल टेक्सचर तथा स्ट्रीम साइज के अनुसार क्यारी का आकार 4x4 से 6x6 मीटर होना चाहिए। यानी कि आप जो है लंबाई 6x6 हो और चौड़ाई जो है आपका वो कितना हो? वो 4x4 हो। ठीक है। ये 6x6 है, ये 4x4 है। ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें चेक बेसिन मेथड में क्या करते हैं हम लोग? क्यारियाँ बना लेते हैं। ठीक है, क्यारी बना के इसी बीच में जो है हम लोग बराहा दे देते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? गांव में बराहा कहते हैं। ठीक है, वही दे देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? बेसिन मेथड अपनाते हैं। ठीक है। और सबसे प्रचलित विधि है, इसी को जो है भारत में अधिक मात्रा में किया जाता है। और कह रहा है लाभ क्या है? क्या है कि जल का वितरण एक समान होता है। जब जो है छोटी छोटी क्यारियाँ बनी रहेंगी तो क्या होगा उसमें जो है जल जो है समान मात्रा में होगा। ठीक है, समान मात्रा में जाएगा। और सीमाएं दिया है, सीमाएं यानी कि हानि कह रहा है कि सिंचाई तथा फील्ड लेआउट में अधिक श्रम लगता है। फील्ड लेआउट का मतलब क्या होगा? इसमें क्यारियाँ बनाई जाती है। ठीक है, छोटे छोटे 4x4 6x6 मीटर की जो है क्यारियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए इसमें जो है श्रम अधिक लगता है। नाली तथा मेड़ में भूमि का बहुत भाग लग जाता है। अब जब आप 4x6 मीटर में जो है क्यारियाँ बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्यारियाँ और मेड़ियाँ बनेंगी। तो इसमें जो है खेत का जो है लगभग अधिक भाग जो है क्या होता है वो मेड़ बनाने में चला जाता है। और मेड़ के आकार निराई गुड़ाई में कठिनाई होती है। मेड़ के कारण क्या होता है? निराई गुड़ाई में कठिनाई होती है। ठीक है भैया। तो ये थी आपकी चेक बेसिन मेथड जो कि भारत में सबसे सर्वाधिक प्रचलित है। 4x4 या तो 6x6 आप जो है इसमें क्यारियाँ बनाते हैं। ठीक भैया। आगे दिया है आपका रिंग बेसिन मेथड यानी कि थाला विधि। रिंग बेसिन मेथड, थाला विधि। थाला विधि क्या है? कह रहा है कि इसमें छोटे छोटे प्रायः वृत्ताकार समतल थाला वृक्षों में चारों तरफ बनाया जाता है।
कभी कभी इस थाला का आकार वर्गाकार भी होता है। सिंचाई जल इन्हीं थालों में दिया जाता है। उपयोग करा है कि आमतौर या विधि फल वृक्षों के लिए अपनाई जाती है। रिंग बेसिन मेथड अधिकतर हम लोग बगीचों में करते हैं। बगीचों में क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो वृक्ष है उसके चारों तरफ थाला बना देते हैं, यानी कि चारों तरफ गोल गोल मिट्टी से मेड़ बना देते हैं, उसी को ही थाला कहा जाता है। इसके बाद उसमें पानी दे दिया जाता है। कभी कभी इसका जो है वर्गाकार विधि में बनाया जाता है, इस विधि में भी कर सकते हैं या फिर ये इस विधि में बना सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका रिंग बेसिन मेथड यानी कि थाला विधि। आगे दिया आपका बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड यानी कि पट्टी विधि। पट्टी विधि कह रहा है कि खेत को छोटी छोटी लंबी पट्टियों में छोटे छोटे मेड़ों में बांट दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसे लंबी लंबी मेड़ियों में पट्टियों में बांट दिया जाता है, ठीक है। और कह रहा है कि पट्टी का आकार, पट्टियों की चौड़ाई तथा लंबाई, जल के बहाव, ढलान प्रतिशत एवं भूमि की बनावट के अनुसार क्रमशः 3 से 15 मीटर चौड़ी और 30 से 300 मीटर लंबी हो सकती है। यानी कि जो लंबाई है वो 30 से 300 मीटर होनी चाहिए, और जो चौड़ाई है आपकी, चौड़ाई होनी चाहिए कितना, 3 से 15 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 3 से 15 मीटर तक चौड़ाई रखते हैं, और जो लंबाई होती है 30 से 300 मीटर रखते हैं, ठीक है। और आगे दिया है कि सर्वाधिक प्रचलित का आकार, जो ज़्यादा प्रचलित है वो आकार कितना है, वो आकार दिया आपका 30 से 50 मीटर लंबा और 3 से 5 मीटर चौड़ा। ये भारत में ज़्यादा प्रचलित है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में, ठीक है। 30 से 50 मीटर क्या रखते हैं इसमें लंबाई रखते हैं, और 3 से 5 मीटर चौड़ाई रखते हैं, ठीक भैया। और ढलान कह रहा है कि सिंचाई जल के सुगमता से बहाव के लिए पट्टियों में 0.1% से 1% का ढलान दिया जाता है। ढलान स्लोप है ना, 0.1 से 1% तक ढलान दिया जाता है। और कह रहा है कि जल प्रबंधन, सिंचाई जल जब पट्टी की लंबाई के 4/5 भाग तक पहुंच जाए तो जलापूर्ति रोक देने पर 1/5 भाग स्वयं सिंचित हो जाता है। यानी कि जब ढलान होगा, मान लीजिए यहाँ तक पानी पहुँच गया है, तो यहाँ तक जब पानी पहुँच गया है तो इसके बाद पानी को हम जो बंद कर देते हैं, जिससे जो है हमारा 1/5 भाग सिंचित स्वयं हो जाता है, ठीक भैया। और यही सही मेथड है, अगर देखा जाए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड यही सही मेथड है। ये आधे से ज़्यादा जब 1/3 हिस्सा हो जाता है, 1 हिस्सा बचा रहता है, इसके बाद हम जो है सिंचाई बंद कर देते हैं। और आगे दिया आपका मिट्टी के अनुसार, मान लीजिए मिट्टी अगर चेंज है तो क्या होगा, तो पट्टियों की चौड़ाई व लंबाई हल्की मिट्टियों में कम, यानी कि जो हल्की मिट्टियाँ होती हैं उसमें जो है पट्टी की चौड़ाई व लंबाई जो है कम रखते हैं, और भारी मिट्टियों में इसकी चौड़ाई लंबाई दोनों अधिक होती है। यह विधि सैंडी सॉयल के लिए उपयुक्त नहीं है। जो आपकी सैंडी सॉइल है, बलुई दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, उसके लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है बलुई मिट्टी में जो मेड़ है उसके कटने का डर रहता है, लंबाई भी इसकी अधिक, इसलिए जो है वह उपयुक्त नहीं होती है उस मिट्टी में, ठीक है। और उपयुक्त फसलें दिया आपका, यह विधि पास पास उगाई जाने वाली फसलों जिनकी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, जैसे कि गेहूँ, जौ, चार इत्यादि फसल के लिए अपनाई जाती है। ये विधि ज़्यादातर आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सभी जो है, राजस्थान में नहीं, राजस्थान में तो पानी ही नहीं है, पंजाब में अधिक मात्रा में बॉर्डर स्ट्रिप मेथड का प्रयोग किया जाता है पट्टी सिंचाई विधि में, ठीक है। लंबी लंबी उस पट्टियाँ होती हैं, लंबाई जो है 30 से 300 मीटर होता है, और जो चौड़ाई होती है आपका 3 से 15 मीटर तक चौड़ाई होती है, ठीक भैया। तो ये बहुत, आज हमने सोचा कि सिंचाई कंप्लीट करा दें। तो सिंचाई बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अधो सतही है, कौन सा सतही सिंचाई है, फ्लडिंग, ठीक है। आगे दिया आपका फरो मेथड है, यानी कि कोण सिंचाई। कोण सिंचाई, कोण सिंचाई कह रहा है कि यह विधि उन फसलों के लिए उपयुक्त होती है जो कतारों या पंक्तियों में बोई जाती हैं, जिनमें बुआई के समय अथवा बाद में मेड़ बनानी पड़ती है, जैसे कि आपका ज्वार हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, बैगन, टमाटर, आलू, गन्ना इत्यादि में क्या होता है, बुआई के बाद हम लोग जो है दोबारा इसमें जो है मेड़ बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो है कोण सिंचाई का प्रयोग करते हैं। और फरो की लंबाई कितना रखते हैं, 30 से 300 मीटर होती है। कह रहा है कि इस विधि में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। जो फरो मेथड है उसमें हम निम्न तरीके से परिवर्तन भी कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला दिया है करूगेशन। करूगेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, करूगेशन क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं करूगेशन के बारे में। कह रहा है कि छोटा तथा छिछला फर्रो को करूगेशन कहा जाता है। जो आपका छोटा और छिछला होता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, करूगेशन कहा जाता है। कह रहा है कि कभी कभी बॉर्डर स्ट्रिप विधि में जल बहाव में एकरूपता लाने तथा
दक्षता बढ़ाने के लिए इसे अपनाया जाता है। और यह विधि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जैसे गेहूँ, सिटेरिया, मूंगफली इत्यादि फसलों की सिंचाई में अपनाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ अपनाई जाती है? गेहूँ में अपनाई जाती है, सिटेरिया में, मूंगफली में इत्यादि फसलों में करूगेशन सिंचाई विधि अपनाई जाती है। ठीक भैया। आगे दिया आपका शॉर्ट फरो। शॉर्ट फरो, शॉर्ट मतलब छोटा, छोटा कुंड। इसमें क्या करेंगे, 5 से 6 मीटर लंबे छोटे फरो 5 से 6 कतारों को एक साथ बेसिन कर बनाया जाता है। एक साथ करके 5 से 6 कतारों में जो है फरो बनाया जाता है। इसका निर्माण जो है किचन गार्डन को छोटे जल से प्रवाह सिंचित करने में किया जाता है। ये आपका शॉर्ट फरो है। शॉर्ट मतलब छोटे, है ना, छोटे मतलब 5 से 6 मीटर लंबे छोटे कतारों में जो है एक में करके इसमें जो है बेसिन बनाया जाता है। और कह रहा है कि करूगेशन तथा शॉर्ट फरो को इब्री फरो इरिगेशन यानी कि EFI का मतलब होता है इब्री फरो इरिगेशन भी कहा जाता है, या उसकी प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक भैया। और जिसमें प्रत्येक फर्रों की सिंचाई होती है, जो कुंड बना होता है प्रत्येक कुंड की क्या होती है, सिंचाई होती है। ठीक भैया। और आगे दिया आपका स्किप इरिगेशन। स्किप इरिगेशन क्या करते हैं, इसको अल्टरनेट फरो इरिगेशन भी कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि इस विधि में प्रत्येक फसल पंक्ति या मेड़ की एक ही तरफ सिंचाई की जाती है। यानी कि मेड़ बनाए केवल इसी तरफ जो सिंचाई होगी इस तरफ नहीं होगी, इसी को अल्टरनेट फरो इरिगेशन भी कहा जाता है। और कह रहा है कि इस तरह क्रमिक रूप से एक फर्रो असिंचित रह जाती है। यानी कि एक सिंचाई होगी तो एक नहीं होगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर सिंचाई होगी इधर नहीं होगी, फिर क्या होगा, यहाँ पर सिंचाई होगी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, इस तरह जो है आपका स्किप इरिगेशन, स्किप मतलब दर बदल करते रहना। ठीक है, इस तरह की सिंचाई को स्किप इरिगेशन कहा जाता है। और कह रहा है कि इसलिए इस विधि में EFI की अपेक्षा 25 से 35% कम जल की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जब आप जो है स्किप इरिगेशन अपनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, 25 से 30% कम जल की आवश्यकता होगी। और लेकिन उत्पादन में भी लगभग 2 से 16% तक कमी आती है। ठीक है, स्किप इरिगेशन लाभदायक नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब आप एक तरफा सिंचाई करते हैं तो एक तरफ से जब आप सिंचाई करेंगे तो एक ही होगा, जो है वो जो है दोनों तरफ से जो है नमी को जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है इसमें 216% के लगभग कमी होती है उत्पादन में। ठीक है। और आगे दिया आपका वाइड स्प्रेड फरो इरिगेशन। वाइड स्प्रेड फरो इरिगेशन यानी कि WSFI। कह रहा है कि एक से दूसरे फर्रों के बीच का अंतराल 2 से 5 मीटर होता है इसमें, और इसमें 2 या 2 से अधिक फसल पंक्तियों में लगाया जाता है। ऐसे में EFI की अपेक्षा जल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जल की आवश्यकता भी आधी हो जाती है। अब देखिए, वाइड स्प्रेड फर्रो इरिगेशन WSFI, इसमें क्या करते हैं, एक से दूसरे फर्रों के बीच का अंतराल हम कितना रखते हैं, 2 से 5 मीटर रखते हैं। और इसमें 2 या 2 से अधिक फसल पंक्तियों को लगाते हैं, ताकि क्या हो, ताकि इसमें धीरे धीरे करके जो है जल जाता रहे। और कह रहा है कि इसमें जल की आवश्यकता भी आधी हो जाती है। ठीक भैया। और आगे दिया आपका विद इन रो इरिगेशन। विद इन रो इरिगेशन कह रहा है कि यह विधि EFI की तरह ही होती है, यानी कि एब्री फरो इरिगेशन की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ प्री सोइंग इरिगेशन के बाद ही बीज की बुआई की जाती है। प्री सोइंग इरिगेशन यानी कि पहले जो है सिंचाई के होने के पहले ही बीज को बोया जाता है, और बाद की सिंचाई में छिछली की जाती है, फरों में छिछली की जाती है। इसमें अन्य प्रचलित फरो विधि में लगभग 40% जल कम लगता है। इस तरह इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक सिंचाई के लिए आवश्यक जल की मात्रा को कम करना है। ठीक है, विद इन रो इरिगेशन में। ठीक भैया। अब आगे दिया आपका मेरिट्स ऑफ फरो इरिगेशन यानी कि कूड़ सिंचाई के गुण। कूड़ सिंचाई के गुण। ठीक भैया। कह रहा है कि फरों में जल आधे से 1/4 तक ही भूमि सतह को सोखता है। जो कोण विधि अपनाते हैं उसमें जो है जल जो है आधे से 1/4 भाग ही भू सतह सोखता है, और इस तरह जल के वाष्पीकरण में भी कमी होती है। और कह रहा है कि इस विधि में क्रस्ट यानी कि भू परपटी नहीं बनती है। ठीक है, यानी कि जो पपड़ी बनती है वो नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें क्या होता है, फरो मेथड होता है, मिट्टी जो है भुरभुरी रहती है। जो फ्लड इरिगेशन हम लोग अपनाते हैं उसमें जो है पपड़ी बन जाती है। ठीक है, लेकिन जो आप फरो मेथड अपनाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें मिट्टी जब जो है वो बना रहेगा, क्या रिज बना रहेगा, तो उसमें जो है वो क्रस्ट नहीं बनेंगी। ठीक है, पपड़ी नहीं बनेंगी। और दिया है आपका रिसाव द्वारा जल
मेड़ पर लगे पौधों की जड़ों तक पहुंच जाती है तथा सिंचाई करने पर जल की बचत होती है। ठीक है, और सिंचाई करने में सुविधा तो होती है और समय की भी बचत होती है, किसमें, फरो मेथड में। और निराई गुड़ाई संभव है, श्रम की आवश्यकता भी सिंचाई हेतु कम होती है। ठीक भैया, ये आपके जो है गुड़ सिंचाई के गुण थे। और आगे दिया आपका सर्ज इरीगेशन। सर्ज इरीगेशन, सर्ज इरीगेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया। सर्ज इरीगेशन का मतलब होता है कि गुरुत्व जल बहाव के सिद्धांत पर भू सतह पर जल रुक रुक कर दिया जाता है। यानी कि जो एसआरआई विधि है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये सेम टू सेम सर्ज इरीगेशन से मिलता जुलता है। यानी कि रुक रुक कर पानी दिया जाता है, इसमें भी रुक रुक कर पानी दिया जाता है। कह रहा है कि इसके लिए एक निश्चित समय के अंतराल पर ऑन एंड ऑफ प्रणाली अपनाई जाती है। इससे इन्फिल्ट्रेशन एक समान होता है और डीप पर्कुलेशन भी कम होता है। ठीक है, जो एसआरआई विधि है इसमें भी पानी को रुक रुक कर दिया जाता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में। ठीक भैया, और सर्ज इरीगेशन में यही सिस्टम दोनों है। आगे दिया आपका केबलगेशन। केबलिगेशन या केबलगेशन जो पढ़ते हैं आप, केबलिगेशन कह रहा है कि यह एक गेटेड पाइप प्रणाली का एक रूप है, यानी कि मशीनीकृत है यह, और यह ऑटोमेटिक विधि है। ठीक है, इसमें किसी भी श्रम की या मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती है। और कह रहा है कि इसमें एक निश्चित जल बहाव हेतु पाइप में नीचे ऊपर गति करने के लिए एक प्लग लगा होता है। इस विधि में सिंचाई करने में जल एवं श्रम दोनों की बचत होती है। केबलिगेशन में, केबलिगेशन मतलब केबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक टेक्निक है, ऑटोमेटिक विधि है। अब आ गया आपका सब सरफेस। आगे क्या था, पहले क्या था, पहले था आपका सतही सिंचाई यानी कि सरफेस इरिगेशन था। अब आपका क्या है, सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन कह रहा है कि इसमें धरातल के नीचे एक निश्चित गहराई पर कृत्रिम जलस्तर बनाए रखकर फसल को जलापूर्ति की जाती है। जल खुली नालियों एवं रंध्रयुक्त पाइपों द्वारा प्रवेश कराया जाता है। सब सरफेस सब सॉइल इरिगेशन। ठीक है, धरातल के नीचे एक निश्चित गहराई पर, इसमें जो है आपका क्या क्या आता है, इसमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ये सब आता है। ठीक है, और कृत्रिम जलस्तर बनाए रखने में फसल को जलापूर्ति की पूर्ति की जाती है। नाली की गहराई कितना रखते हैं, तो नाली की गहराई हम रखते हैं इसमें 30 से 40 सेंटीमीटर। नालियों के बीच की दूरी रखते हैं 15 से 30 सेंटीमीटर। और सिद्धांत क्या करता है, कैपिलरी एक्शन द्वारा, यानी कि जो केशकात जो है, केशकात क्रिया है, उसके द्वारा पौधों की जड़ों तक क्या पहुंचता है, जल पहुंचता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन के द्वारा, किसमें, सब सरफेस मेथड में, इरिगेशन में। अब आगे दिया आपका उपयुक्त परिस्थितियाँ क्या क्या होनी चाहिए। कह रहा है कि समान गठन वाली अच्छी पारगम मिट्टियों के लिए यह विशेष उपयुक्त है। और जिस भूमि में स्थलाकृति एक सार व समतल हो, उसमें भी जो है आपका सब सरफेस इरिगेशन किया जाता है। और जल धारण क्षमता कम हो, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कम होनी चाहिए। और अंतः स्पंदन दर बहुत अधिक हो, जहाँ बौछार सिंचाई महंगी हो। ठीक है, वहाँ पर जो है सब सरफेस को प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रीय उदाहरण में दिया आपका, जैसे भारत में यह तरीका छोटे पैमाने पर, जैसे कि कश्मीर के डल झील के आसपास सब्जियां उगाने तथा केरल के कूटनाड क्षेत्र में नारियल की सिंचाई के लिए अपनाया जाता है सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, अब आगे दिया इसके गुण में कह रहा है कि जो सतह सूखा रहने के कारण जल का वाष्पीकरण कम होता है। जब जो है सतह आपकी सूखी रहेगी सब सरफेस विधि में, सब सरफेस विधि में क्या होता है, नीचे जो है भूमि के 30 से 40 सेंटीमीटर पर पाइप लगा दिया जाता है। उसके द्वारा जो जल मिलता है वो कैपिलरी एक्शन फोर्स के द्वारा जल जो है जड़ों को मिलता है, पौधे की जड़ों को। और कह रहा है कि गहरी खाई का प्रयोग जल निकास में भी हो सकता है। ठीक है, और जहाँ का जल स्तर, वाटर लेवल छिछला यानी कि सैलो, वहाँ के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। और खरपतवार भी क्या होता है, कम होता है। ठीक भैया, लेकिन इसके दोष भी दिया है कि कह रहे हैं कि नाली से जल भूमि के नीचे भी चली जाती है। मान लीजिए आपका नाली जो है थोड़ा सा अगर बनाने में दिक्कत हुई या बनाने में नहीं भी दिक्कत हुई तो भी जो है जल जो है नाली से इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और पाइप लाइनों का रख रखाव कठिन होता है। जब नीचे जो है पाइप लाइन होगा तो उसमें बचाना होता है कि कहीं ट्रैक्टर है या कुछ ट्रैक्टर से जुताई करना है तो उसमें ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर नाली है कहाँ नहीं है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखी जाती है। तो इसके दोष भी हैं और गुण भी हैं। ठीक है, और आगे दिया आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी कि बौछारी सिंचाई, बौछारी
सिंचाई। कह रहा है कि इसमें पानी को बौछार या वर्षा के फुहारे के रूप में पौधे के ऊपर डाला जाता है। दबाव एवं दर, बौछार की दर 1000 लीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, यानी कि 1 घंटे में लगभग 1000 लीटर जो है पानी खर्च कर देती है। और तथा 2.5 बार से अधिक दबाव पर कार्य करती है, यानी कि 2.5 बार से अधिक दबाव पर काम करती है। ठीक है। और बौछार 10 मीटर से अधिक दूरी तक जाती है। जो इसका बौछार होता है वो 10 मीटर से अधिक दूरी पर जाती है। किसकी? स्प्रिंकलर की। आगे कह रहा है कि कार्य प्रणाली क्या है। कार्य प्रणाली में आपका जल की बौछार स्वचालित यंत्रों की मदद से होती है, स्वतः होती है। ये भी जो है स्वतः होती है, मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती है, श्रम की बचत होती है। और बौछार की दर इस तरह से नियंत्रित होती है कि जल की मात्रा इनफिल्ट्रेशन अंतः स्पंदन से अधिक ना हो। ठीक है। इसमें क्या होता है कि उतना ही जो है जल दिया जाता है जितना जो पौधे की आवश्यकता हो, ना कि और इनफिल्ट्रेशन हो। ठीक है। उतना ही जल दिया जाता है जितना पौधे के लिए उपयुक्त आवश्यकता होता है। और उपयुक्तता कह रहा है कि धान व जूट को छोड़कर, धान व जूट में क्या होता है, फ्लडिंग सिंचाई मेथड अपनाया जाता है। इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी फसलों में यह अपनाई जाती है। गेहूँ अपनाई जाती है, ज्वार बाजरा मक्का सब में जो है फ्लडिंग स्प्रिंकलर इरिगेशन अपनाई जाती है। सबसे मोस्ट जो है बौछारी सिंचाई विधि मानी जाती है। और कह रहा है कि भारत में यह पद्धति बहुत ही सीमित पैमाने पर व्यावसायिक फसलें जैसे कॉफी, चाय या फल उत्पादन हेतु सिंचाई हेतु अपनाई जाती है। ठीक है। ये केवल काफ़ी, चाय और बगीचों में फल उद्यान के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया आपका इसके गुण क्या है, गुण के बारे में बताया है। गुण कह रहा है नो कन्वेंस लॉसेस, इसमें जो है लॉसेस जो है कम होता है, यानी कि ट्यूबवेल सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई नालियों के वहन में 15 से 20% तथा नहर व तालाब सिंचित क्षेत्र में 30 से 35% जो है इसमें 30 से 35% जल नष्ट हो जाते हैं। किसमें? यदि आप ट्यूबवेल से जो सिंचाई करते हैं तो 15 से 20% जल नष्ट हो जाएगा, और नहर सिंचाई करते हैं तो 30 से 35% आपके जल नष्ट हो जाते हैं। किसमें? नहर सिंचाई करने वो ट्यूबवेल से। और इसमें क्या होता है, इसमें जल का एक समान वितरण होता है। जो स्प्रिंकलर सिंचाई विधि है इसका जो है एक समान वितरण होता है। और अन्य विधि के लिए आवश्यक जल से ही इस विधि द्वारा 1.5 से 2 गुना अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। इससे क्या करते हैं, 1.5 से 2 गुना हम मान लीजिए कोई फ्लडिंग अपना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है सब सरफेस विधि अपना रहे हैं तो उससे जो है लगभग 1.5 से 2 गुना ये अधिक सिंचाई कर देगा। और विभिन्न फसलें हैं तो 20 से 25% जल की बचत भी होती है। 10 से 16% भूमि भी बच जाती है। अपवाह या भूमिक्षरण का कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि इसमें फ्लडिंग मेथड अपनाया नहीं जा रहा है, तो इससे जो है भूक्षरण तो होगा नहीं। और उपयुक्त भू प्रकार जैसे ये सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल में है, सैलो सॉइल में है, स्टीप स्लॉप एंड रोलिंग टोपोग्राफी में, और अंडुलेटिंग लैंड ऊंची नीची ढालू भूमियों में भी स्प्रिंकलर अपनाई जाती है। ठीक है। क्योंकि बौछार सिंचाई भी तो चाहे अंडुलेटिंग रहे या ना रहे तो भी जो है इसकी सिंचाई आसानी से हो जा सकती है। इस विधि से सिंचाई कितनी % जल की बचत होती है, तो 25 से 50% तक जल की बचत होती है। ठीक है। और जल एवं मजदूर की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह उपयुक्त होती है। जहाँ पर मजदूर नहीं मिलते हैं और जल की कमी होती है वहाँ पर जो है ये बौछारी सिंचाई विधि उपयुक्त मानी जाती है। सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल टू लीच साल्ट, जहाँ पर जल खारा हो वहाँ पर जो भी सुटेबल है यहाँ पर किया जा सकता है। और पाला पड़ने से पहले फसल को इस विधि से सिंचाई करने से फसल का ताप अधिक रखने में सहायक होता है और पाला मारने का खतरा भी कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसके दोष भी दिया है। कह रहा है कि हवा की गति अधिक होने पर सिंचाई नहीं की जा सकती। मान लीजिए हवा की गति तेज है और आपने स्प्रिंकलर लगाया है और जब स्प्रिंकलर चालू करें तो हवा जिस जिस यदि हवा की गति जिस ओर होगी उसी ओर जो है आपका बौछार की मात्रा या बौछार की दिशा उसी ओर परिवर्तन हो जाएगी। और कह रहा है कि गर्म व शुष्क वायु वाले क्षेत्र के लिए विधि उपयुक्त नहीं है और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि यह 0.1 से 1 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर के दबाव पर कार्य करती है। शुरुआती लागत अधिक होती है। रोग एवं रोगजनकों का प्रसार अधिक होता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन यानी कि ट्रिकल इरिगेशन। ट्रिकल इरिगेशन ट्रिकल इरिगेशन दिया है आपका अल्प वर्षा तथा बलुई मिट्टी वाला क्षेत्र जहां वाष्पन दर अधिक होता है। यह विधि बहुत ही उपयुक्त होती है
इस विधि का विकास कहाँ पर हुआ था? इजराइल में हुआ था। इजराइल में किसके द्वारा हुआ था? तो सिमसा बलाच, सिमसा सिमसा बलाच बलाच ठीक है, सिमसा बलाच ने ही इजराइल में इसको खोजा था, ड्रिप इरिगेशन को या ट्रिकल इरिगेशन को। कह रहा है कि सिद्धांत इसका क्या है कि ये भी कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही रिसकर फसल जड़ क्षेत्र में पहुंचता है। जो सब सरफेस है, सब सरफेस में भी कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो है आपका जल पहुंचता था, और इसमें भी जल कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही पहुंचता है। और रिसाव दर कह रहा है कि प्रति ड्रिपर जल का रिसाव 1 से 4 लीटर प्रति घंटा होता है। इसमें जो है पानी पानी सोचो, पानी लगभग 1 से 4 लीटर प्रति घंटा, बहुत न्यून मात्रा में, कम मात्रा में 1 घंटे में 1 से 4 लीटर पानी ही खपत कर पाता है। और सिस्टम संरचना में कह रहा है कि पौधे तक ट्यूब द्वारा ले जाया जाता है। पौधे के समीप ट्यूब में छेद कर पौधे के बेसिन के चारों तरफ लूप बना दिया जाता है। जल इमीटर से बूंद बूंद करके यह गिरता है और पौधे के सक्रिय जड़ प्रदेश को नम बनाता है। इसमें क्या करते हैं, जड़ के पास पाइप लगाया रहता है, पाइप में छेद होती है, जो जल गिरता है वो केवल पौधों के जड़ के पास ही जल गिरता है, जिससे क्या होता है, उसके जड़ प्रदेश ही नम बना रहता है, अदर नहीं बना रहता है। ठीक है। और लाभ क्या है, पौधों को ना तो जल की कमी महसूस होती है और ना ही जल का फिजूल खर्च होता है। और मुख्य पाइप लाइन जैसे सबमेंस, लेटरल्स और इमीटर्स होते हैं। स्प्रिंकलर मेथड में जब जो है दाब बल निकलता है तो इसमें इमीटर से जल बिना किसी दाब का निकलता है। ठीक है, जो आपका स्प्रिंकलर मेथड था, ठीक है, स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता था, जल दाब से बल से निकलता है, और इसमें जो है बिना दाब के जो है जल निकलता है। ठीक है, धीरे धीरे करके टुप टुप करके निकलता है। और अंतराल एवं बचत, सिंचाई का अंतराल 1 से 4 दिन पर करते हैं, और इस विधि से लगभग 50 से 70% से अधिक जल की बचत होती है। किससे? आपके ड्रिप इरिगेशन से। ड्रिप क्योंकि जल क्षेत्र में ही पानी दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 50 से 70% तक जल की बचत होती है 1 से 4 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते हैं। और मोस्ट सुटेबल फॉर किसमें है? विडली स्पेसिस क्रॉप में, ऑर्चर्ड ट्री में, एंड वेजिटेबल लाइक एप्पल्स में, जैसे कि मैंगो हो गया, लेमन, टोमेटो, ब्रिंजल, कॉटन, ये सब में जो है आपका ड्रिप इरिगेशन किया जाता है। ठीक है। अब महत्वपूर्ण परिभाषाएं दिया है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं की बात कर लें हम। पहला दिया है आपका हर्बिगेशन। हर्बिगेशन मतलब होता है हर्बिसाइड प्लस इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के साथ क्या देना, खरपतवार नाशक देना, ही हर्बिगेशन कहलाता है। और फर्टिगेशन क्या होता है, सिंचाई जल के साथ फर्टिलाइजर देना ही फर्टिगेशन कहलाता है। ठीक है, ये तो सब लोग को आता है। हर्बिगेशन सिंचाई के साथ हर्बिसाइड देना हर्बिगेशन कहलाता है, और फर्टिगेशन क्या है, इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर देना फर्टिगेशन कहलाता है। इसके गुण क्या हैं, किसके? ड्रिप के। ड्रिप के गुण यह है कि जहाँ जल वर्षा बहुत कम होती है उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, और मुख्य जल हमेशा फॉल्ड कैपेसिटी पर रहता है, जिससे पौधों को कृषि एवं विकास अच्छी होती है। जब जो है पौधे के जड़ में ही आपका जल मिलेगा तो पौधा अपनी ग्रोथ ऑटोमेटिकली जारी रखेगा। ठीक है। और कम जल से ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र में की जा सकती है, थोड़े जल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। जैसे इसमें जो है डीप पर्कुलेशन, सरफेस रन ऑफ, इवेपोरेशन लॉसेस कम होता है, न्यूनतम होता है। और लवण युक्त मृदा में भी अधिक नमी के कारण लवण सांद्रता कम हो जाती है। भूमि का समतलीकरण आवश्यक नहीं है, भूमि बराबर हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो ये ड्रिप इरिगेशन वो जड़ क्षेत्र में कार्य करता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। और कह रहा है कि सिंचाई वाले जल में हर्बिसाइड तथा फर्टिलाइजर को घोलकर फसलों तक पहुंचाया भी जा सकता है। किसके द्वारा? ड्रिप के द्वारा। मान लीजिए कि कोई पूछ लिया कि फर्टिगेशन हम किस मेथड में करते हैं, तो आप बता दिए स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्या है? स्प्रिंकलर बौछार विधि है, लेकिन जो आपका ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन है उसमें हम जो है फर्टिगेशन हर्बिगेशन दे सकते हैं। ठीक है। और कह रहा है कि जिससे शाकनाशी उर्वरक की दक्षता बढ़ जाती है। और कह रहा है कि ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है, रोग एवं खरपतवार संबंधी कठिनाइयाँ कम होती है, और श्रमिकों की संख्या भी जो है कम लगती है। ठीक है। लेकिन इसके दोष भी दिया है। दोष क्या दिया है भैया? अगर किसी के गुण हैं तो उसका दोष होगा। कह रहा है कि इमीटर्स अर्थात रिसाव द्वार बंद भी हो सकता है, जब वो मिट्टी में रहेगा तो क्या होता है, मिट्टी के कारण बंद भी हो सकता है। और कह रहा है कि रोडेंट्स जैसे कि चूहा व अन्य जंतुओं के कारण लेटर्स क्षति भी हो सकता है, काट भी सकते हैं। और दिया है कि जल की पर्याप्त मात्रा नहीं रहने से लवण का लीचिंग नहीं होता है। मान लीजिए जड़ क्षेत्र पे आप जो है आपका जल गिर रहा है, तो जड़ क्षेत्र पर जो है क्या होता है, लवण जम जाता है, साल्ट जम जाती है, तो इससे क्या होता है, लीचिंग हट नहीं पाती है।
इसलिए और पौधे के निकट लवण इकट्ठा हो जाता है। इसलिए अगर जल जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता है तो साल्ट जमा हो जाता है। और कह रहा है कि जड़ का पूर्ण विकास भी नहीं हो सकता है। जब साल्ट जमा हो जाएगी तो जड़ का पूर्ण विकास भी नहीं होगा। और वार्षिक फसलों के लिए इसे बार बार लगाना और हटाना पड़ता है। इसमें जो है समस्या है। मान लीजिए आपकी कोई क्रॉप है वो साल भर की है, फिर कोई है 6 मंथ की है, तो उसके लिए साल भर की ख़त्म होने के बाद आप उसको हटाएंगे, फिर से 6 मंथ की क्रॉप में लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी करना पड़ता है। और आरंभिक लागत तो अधिक होती है। और चूँकि नमी क्षेत्र सीमित होता है इसलिए संपूर्ण मृदा आयतन का उपयोग नहीं हो पाता है, ठीक है। ये क्या है, ये इसके दोस्त थे किसके, ड्रिप इरीगेशन के। ड्रिप इरीगेशन कहाँ पर अपनाया गया, इजराइल में सिमसा-ब्लाच के द्वारा अपनाया गया। इससे जो है 50 से 70% जो है जल की बचत होती है और जड़ क्षेत्र में ही जल को दिया जाता है। इसका जो रिसाव दर है 1 से 4 लीटर प्रति घंटा होता है और कम पानी में ज़्यादा क्षेत्रफल कवर किया जा सकता है, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, टाइफून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरीगेशन। टाइफून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरीगेशन, टाइफून क्या होता है। टाइफून प्रणाली हमेशा गन्ने में की जाती है। समझिए क्या है, कह रहा है कि यह एक दक्ष ड्रिप सिंचाई है जिसका उपयोग गन्ना सिंचाई में किया जाता है। जो टाइफून सिंचाई है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो उसका उपयोग हम लोग गन्ना में करते हैं, ठीक है, गन्ने में करते हैं। कह रहा है कि इसमें 50% जल की बचत होती है। कतार वाली फसलों को सिंचित करने के उद्देश्य से इसका विकास इजराइल में, इसका भी विकास कहाँ हुआ था, टाइफून का इजराइल में हुआ था। और आजकल इसका प्रयोग हवाई द्वीप समूह में गन्ना की सिंचाई हेतु किया जाता है। टाइफून का प्रयोग कहाँ किया जाता है, गन्ने में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया आपका माइक्रो इरीगेशन यानी कि सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई कह रहा है कि इसकी विशेषता निम्नलिखित है। कह रहा है कि जल पौधों के जड़ क्षेत्रों में ही प्रत्यक्ष रूप से डाला जाता है। जल डालने की दर कम होती है। जल अधिक लंबे समय तक डाला जाता है और जल बार बार पर कम ही अंतराल पर डाला जाता है और जल का रिसाव निम्न दाब पर होता है। ये माइक्रो इरीगेशन की विशेषता थी। अब दिया है माइक्रो इरीगेशन की श्रेणियाँ, जिसमें आपका पहला है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन तो पढ़ चुके हैं। और दूसरा दिया है आपका, हाँ, ड्रिप इरीगेशन याद रखना, ड्रिप इरीगेशन माइक्रो इरीगेशन के आता है यानी कि सूक्ष्म सिंचाई विधि के अंतर्गत आता है ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ड्रिप इरीगेशन है वो किस में आता है, ड्रिप इरीगेशन आपका आता है माइक्रो इरीगेशन के अंदर यानी कि सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आता है, ठीक भैया। और दूसरा दिया आपका माइक्रो जेट इरीगेशन। माइक्रो सब जिसमें लगा होगा समझ लेना कि क्या है, वो माइक्रो से इरीगेशन है। माइक्रो जेट इरीगेशन में क्या होता है कि कह रहा है कि इसमें जल लगभग एक बार दाब से जेट से निकलता है। जो जल है वो एक बार दाब से जेट से निकलता है, जेट जो है उसमें लगा होता है। और जल का छिड़काव 1 से 4 मीटर की दूरी तक होता है। जल रिसाव की दर 5 से 160 लीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। ये माइक्रो जेट इरीगेशन है सूक्ष्म, यानी कि एक बार में लगभग बहुत दूर तक जाएगा और जो है 5 से 160 लीटर प्रति घंटा ये जो है पानी की खपत कर सकता है। और आगे दिया है आपका इसमें माइक्रो स्प्रिंकलर इरीगेशन। माइक्रो स्प्रिंकलर यानी कि सूक्ष्म सूक्ष्म बौछारी सिंचाई। सूक्ष्म बौछारी सिंचाई क्या होता है, जल का रिसाव इसमें 28 से 230 लीटर प्रति घंटा की दर से 0.8 से 4 बार दाब पर होता है और छिड़काव की दूरी 0.9 से 4 मीटर तक होती है। यह वन वृक्षों के लिए उपयुक्त होता है। जो माइक्रो स्प्रिंकलर इरीगेशन है ये कहाँ पर किया जाए, फलों के लिए किया जाता है। जैसे कि आपका आम हो गया, आम में पत्तियों को धोने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है माइक्रो स्प्रिंकलर इरीगेशन का किया जाता है। और आगे दिया आपका बबलर इरीगेशन में क्या होता है। बबलर इरीगेशन में कह रहा है कि खुले ऊर्ध्वाधर पाइप की ऊंचाई इस तरह से निर्धारित होती है कि जल अपेक्षित दर से बबल्स के रूप में गिरे। इसका प्रयोग आम, नारियल आदि बागानों में सिंचाई में की जाती है। जो बबलर इरीगेशन है उसकी सिंचाई आम, नारियल इत्यादि बागानों में की जाती है, ठीक है। तो भैया आपका इरीगेशन जितने भी टाइप थी, जिसके आपका सरफेस इरीगेशन था, सब सरफेस इरीगेशन था, ड्रिप इरीगेशन था, ट्रिकल इरीगेशन था या फिर आपका स्प्रिंकलर इरीगेशन था, सब कंप्लीट हो गया। और कौन कौन से फसलों के उपयुक्त होता है, कौन कौन से फसलों के उपयुक्त नहीं होता है, कौन सी मिट्टी में होती है, ये सब आपका कंप्लीट हो गया। इरिगेशन से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। और जो लोग भी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा।
ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ एक बात, और कल जो है आपका ड्रेनेज होगा, यानी कि जल निकास के बारे में बताएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।